उनका जो असली मकसद होता है कि किसी तरह से इन सभी लोगों को परेशान करें, ये बार बार कोर्ट में आए जाएं, परेशान हो और इनकी मांगों को फिर वो पूरी करें। यही मंशा देखने में आ रही है और सभी हाई कोर्ट्स का यही कहना है। देखिए, धड़ल्ले से आप सभी के फेवर में हर रोज एक ना एक नई जजमेंट आ जाती है और वो जजमेंट्स होती हैं 498 ए को रद्द करने की। उसी 498 ए को, जिस 498 ए की वजह से आपकी दिन का चैन, रातों की नींद हराम हो चुकी है, आप तिल तिल करके मर रहे थे, अब आपके उबरने के दिन, अब आपके सुख चैन की नींद सोने के दिन आ रहे हैं। एक केस पहुंचता है राजस्थान हाईकोर्ट में और उसमें भी 24 अप्रैल 2024 को, यानी अभी 2-4 दिन पहले ही, पति के परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करने की प्रवृत्ति बताया राजस्थान हाईकोर्ट ने और 498 ए के आरोप पत्र को रद्द कर दिया। सेक्शंस यहां पर लगे थे 498 ए, 406, 323 इत्यादि। जी हाँ, आज देखते और समझते हैं कि क्या था ये केस और कैसे आगे गति बढ़ती है केस की। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, अब जो अपीलेंट्स पहुंचते हैं राजस्थान हाईकोर्ट में, वो पहुंचते हैं सास, ससुर और ननंद, और ये एफआईआर को क्वैश कराने के लिए 482 सीआरपीसी का रुख अपनाते हैं। अगर हम इस केस में समझें कि पहले क्या हुआ था, तो जो हस्बैंड है सुरेश कुमार नरानिया जी, इन्होंने जयपुर फैमिली कोर्ट के अंदर एक डिवोर्स का केस फाइल किया था और जो ये इन्होंने डिवोर्स का केस फाइल किया था उसमें वो अपनी मैरिज की, जो इनके बीच में शादी हुई थी, उसको खत्म करने की मांग करते हैं। दूसरी तरफ जो ये पत्नी है वो सेक्शन 9 का केस करती हैं जिसको कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसी बीच में जब इनके दोनों केसेस चल रहे होते हैं तो क्रॉस जब चलता है इनका ट्रायल के समय पर, तो वहां पर ये एडमिट करती हैं कि शादी के 5 साल के बाद इनसे दहेज की मांग की जाती है। ये कह रही है वो क्रॉस में, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं फाइल की थी, वो क्रॉस में पहली बार ये कहती हैं। फिर वो आगे ये बताती हैं कि इनकी छोटी बहन की शादी थी तो इन्होंने अपने पति से कहा कि वो इनको मायके में छोड़ दें। इनके पति इनकी टिकट बुक कराते हैं, ये पत्नी और ये बिटिया और ये पति तीनों पहुंचते हैं छोटी बहन की शादी में जहां पर इसको छोड़ा जाता है। पत्नी को खुशी खुशी छोड़ने के लिए गए और इस बात के लिए हामी भरती है पत्नी कि हाँ ऐसा हुआ था। और 3/9/2005 को ये माता पिता के घर में अपनी पत्नी, यानी कि इस पत्नी के माता पिता के घर में पत्नी और बेटी को छोड़ करके आ जाते हैं। और इनकी जो छोटी बहन की शादी है वो 12/10/2005 को होनी थी, यानी कि करीबन 1 महीना पहले अपनी पत्नी को वहां छोड़ाते हैं। खुशी खुशी छोड़ करके आए हैं, शादी के माहौल में छोड़ करके आए हैं, लेकिन इनके पास पहुंचता है एक फर्रा 498 ए, 406, 323। शादी के 9 साल के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई थी, ये कहना है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने देखा है और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो एफआईआर लॉन्च की गई थी इसमें एक कार और 1 लाख रुपए की डिमांड की बात की गई थी। और इस पत्नी ने अपने सास को, ससुर को और अपनी ननंद, किसी को भी नहीं छोड़ा था, सभी को इसने घसीट लिया था। नाम इसने सबका लिखा कंप्लेंट में, क्योंकि इसको अच्छी तरह से पता था कि जिसका भी वो नाम लिखेगी एक बार तो एफआईआर लॉन्च हो ही जाएगी और परेशान वो लोग होंगे, और यही वो चाहती थी। खैर, उसने एफआईआर तो लॉन्च करा दी, लेकिन किसी भी
रिश्तेदार का, यानी ना तो सास का, ना ससुर का और ना अपनी ननद का, किसी की भी विशिष्ट भूमिका के बारे में उसने कहीं नहीं बताया। यहां हाईकोर्ट ने यह कहा कि हाँ, ये बात सच है कि जिस समय पर चार्ज फ्रेम किए जाते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, तो उससे कोर्ट को बहुत ज्यादा गहराई में जाने की उम्मीद तो हाईकोर्ट नहीं लगाता, लेकिन फिर भी प्राइमा फेसिया ये तो देखने की जरूरत थी कि जितने भी लोगों का नाम ये पत्नी लिखवा रही है उनकी भूमिका नजर आ रही है या नहीं, क्योंकि 498A गठित करने के लिए, 323 गठित करने के लिए कुछ तो प्राइमा फेसिया आना चाहिए, कुछ तो उनकी भूमिका नजर आनी चाहिए कि किस तरह से वो आरोपी बना रही हैं, किस तरह से वो आरोप की बात कह रही हैं। लेकिन अगर एफआईआर में देखें तो वहां पर मिसबिहेव की बात है, मेल ट्रीटमेंट की बात है। 498A की परिभाषा के अंतर्गत, जो मैंने आपको कल के वीडियो में भी समझाया, 498A की परिभाषा में क्रूरता नहीं होती सारी तरह की, सिर्फ और सिर्फ उस क्रूरता को शामिल किया जाता है जब पत्नी ये दिखाए कि उससे उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों ने दहेज की मांग की। उस पत्नी ने ये कहा कि उससे वो मांग पूरी नहीं हो पाएगी, यानी अपनी उसने ये बताया कि वो पूरा नहीं कर पाएंगी, और फिर इस पत्नी के ऊपर इन सभी लोगों की तरफ से क्रूरता दिखाई जानी चाहिए अगर वो 498A को गठित करना चाह रही है, एस्टेब्लिश करना चाह रही है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था। उसने जनरल एलिगेशंस लगाए और सभी सदस्यों को, उसने परिवार के जितने भी सदस्य थे उसने सब सदस्यों को घसीट लिया, लपेट लिया इसमें। और अगर 323 की बात करें तो 323 को भी एस्टैब्लिश करने में वो पूरी तरह से नाकाम रही है। वो किसी भी तरह से नहीं दिखा पाई कि 323 इन लोगों के विरुद्ध बन रहा है। और एफआईआर को पढ़ के सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि उसने परेशान करने के लिए प्रतिशोध की भावना से अपने सास, ससुर और नंद को घसीटा है। जितने भी आरोप उसने लगाए हैं 498A के तहत वो कहीं नहीं रुकते, कहीं नहीं टिकते, ना 323 के तहत वो कहीं पर टिकते हैं। यानी कोई भी आरोप जो भी वो लगा रही है वो टिकाऊ नहीं है, और अगर इसमें ट्रायल चलता है तो न्याय की बहुत ज्यादा हानि होगी। और अगर हम लीगल पोजीशन की बात करें तो लीगल पोजीशन भी ये कहती है कि कोर्ट को इस बात को देखने की जरूरत है, वो इवेलुएट करे इस बात के लिए कि क्या रिकॉर्ड पर सफिशिएंट मटेरियल्स और डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। यानी प्राइमा फेसिया प्रथम दृष्टया 498A, 323 इत्यादि को वो स्टैब्लिश करने में शामिल हो रही है या नहीं। और इन सभी बातों को कहते कहते राजस्थान हाईकोर्ट ने गीता मेहरोत्रा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर, प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड और इसके अतिरिक्त बहुत सारी रूलिंग्स का यहां पर हवाला दिया। और ये सब कहते कहते कहा हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने अंत में ये कहा कि अब हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, क्योंकि ना तो ये पत्नी 498A को एस्टेब्लिश कर पाई इन लोगों के ऊपर और ना 323 को कर पाई इन सभी लोगों के ऊपर। तो इसीलिए ससुर, सात और अविवाहित नंद यानी कि अनमैरिड जो इसकी नंद है, इन सभी के ऊपर जो चार्जशीट फ्रेम की गई थी, जो चार्जेस लगाए थे, उस चार्ज को क्वैश कर दिया जाता है और इस पिटीशन को अलाउ कर दिया जाता है। और साथ में ये कहा जाता है कि ये जो पत्नियों की जो टेंडेंसी है कि सभी फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करें वो पति के, ये अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और इसके ऊपर अब अंकुश लगाने का समय आ गया है, ये कहना था राजस्थान हाईकोर्ट का। और इस प्यारे से जजमेंट का टाइटल है भगवान सहाय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये बहुत ही प्यारा सा जजमेंट है। अगर आप लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ जो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया होता है हर एक मेरे वीडियो पर, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक मैसेज छोड़ें और मांग करें केस का टाइटल लिखते हुए और साथ में वीडियो का नंबर लिखते हुए, तो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा का पूरा लिंक पहुंच जाएगा।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भी एक बात भली भांति पता चल गई होगी। एक गलत तरीका समाज में बहुत ज्यादा फैलता चला जा रहा है। लड़कियां बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से ऊल जलूल अनर्गल आरोप लगाती हैं, जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया। और ये जो चीजें हैं कि सभी चीजों को, सभी लोगों को घसीट लेना और उनका चाहे आरोप वो सिद्ध हो पा रहा हो या ना हो पा रहा हो, वो एस्टैब्लिश कर पा रही हो या ना कर पा रही हो किसी भी सेक्शन को, खासकर 498A जैसे सेक्शन को, उनका जो असली मकसद होता है कि किसी तरह से इन सभी लोगों को परेशान करें, ये बार बार कोर्ट में आए जाएं, परेशान हो और इनकी मांगों को फिर वो पूरी करें। यही मंशा देखने में आ रही है और सभी हाई कोर्ट्स का यही कहना है कि इन अब प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का समय आ चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।